IVM। केपटाउन टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाज हुए पास और अब भारतीय बल्लेबाजों से है आज। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा, मेरे साथ दो खास मेहमान सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी। इनसे आज हम चर्चा करेंगे कि क्या केपटाउन टेस्ट मैच हम जीतने की स्थिति में है, भारतीय बल्लेबाजों को क्या कुछ करना पड़ेगा एक ऐसी पिच पर जहां पर बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल है, और खासतौर से दक्षिण अफ्रीका के लंबे तेज गेंदबाजों के सामने उछाल भरी पिच पर कैसे रन बनाया जाए, इस पर भी बातचीत करेंगे। और खासतौर पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने जिस तरह की वापसी कराई और जिस तरह की शानदार लेंथ पर गेंदबाजी की, उस पर भी बातचीत करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, तीसरे दिन का पहला सेशन क्या ये तय करने जा रहा है कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को जीतेगी या नहीं, क्योंकि क्रीज पर दोनों टीमों को अगर मिलाकर भी देखें तो सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली क्रीज पर है। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विराट कोहली वर्सेस रबाडा जो एक कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है उससे शुरू कर देते हैं। सबा भाई, जिस तरह का कॉन्टेस्ट हमने पहली पारी में देखा था, कुछ उसी तरह की शुरुआत हो चुकी है दूसरी पारी में भी। सबसे पहली बात तो ये राजीव, आपने जो इंट्रोडक्शन किया आस पास, मुझे तो अब इंतजार है कि हम लोग कब आस पास होंगे, कब ये जो पैंडेमिक फिर से जो थर्ड वेव नजर आ रहा है ये कब खत्म होगा और कब कब हम लोग फिर से मिलेंगे और कब हम लोग पुरानी तरह की पार्टियां करेंगे। सो उम्मीद यही है और आशा यही है कि जल्द से जल्द ये थर्ड वेव भी खत्म हो जाए। पर हाँ, जो पहली पारी में जो बैटल देखने को मिला था रबाडा वर्सेस कोहली, इसी वजह से तो टेस्ट मैच देखने का मजा है। आप एक बार आप टेलीविजन पे मैच देख रहे हैं और रबाडा और कोहली की जो लड़ाई देखने को मिलती है, लगता है कि बस ये चलता रहे। पहली पारी में जो पहला स्पेल था या दूसरा स्पेल था वो नेगोशिएट कर लिया था विराट ने, और अंत में चूंकि वो जल्दी जल्दी से रन बनाना चाह रहे थे और स्ट्राइक को फार्म करना चाह रहे थे, इसलिए वो आउट हो गए। तो फिर से यही कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा और अभी उसकी शुरुआत हुई है। बहुत ही 5 या 6 ओवर का स्पेल डाला है अभी तक रबाडा ने और उतनी गेंदें खेली नहीं है विराट ने, पर आज वो फ्रेश होकर वापस आएंगे मैदान पर और आज फिर से वही कॉन्टेस्ट देखने को मिलने वाला है। पर विकेट मुझे लगता है कि अगर विराट ये नई बॉल को नेगोशिएट कर लेते हैं, 17 ओवर हो चुका है इस नई गेंद से, मुझे लगता है कि एक स्पेल अगर विराट खेल लेंगे तब नहीं केवल विराट को आसानी होगी पर अंत में भारतीय टीम को भी बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। राजकुमार सर, क्या रीजन आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन में 22 विकेट गिरे हैं। एज अ कोच आप क्या सजेस्ट करेंगे विराट और पुजारा को कि क्या करना चाहिए उनको, और क्या रीजन आप देख रहे हैं कि 2 दिन में 22 विकेट गिरे? और ऐसा नहीं कि अनप्लेबल पिच है जहां पे बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे बॉल हो रहा है या बहुत ज्यादा लैटरल, इतना सा मूवमेंट है जहां पे बल्लेबाज बीट हो रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट भी नजर नहीं आ रहा है। और हमेशा क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मूवमेंट इतना ही चाहिए आउट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है 2 दिन में 22 विकेट, और क्या कुछ सजेस्ट करने जा रहे हैं आप विराट और पुजारा को? राजीव, जब आपने ये शो स्टार्ट किया था तो आपने एक बात बोली कि लंबे तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाज क्या करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ी की है साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स के पास कि उनके पास बहुत अच्छा हाइट है। आप रबाडा देख लीजिए, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर देख लीजिए, तो उसका एडवांटेज उनको जरूर मिलता है क्योंकि लाइवली विकेट्स हैं, थोड़ी हेल्पफुल विकेट्स तो है ही फास्ट बॉलिंग के लिए, और वहां पर इस हाइट का एडवांटेज बहुत मिला है साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों को। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा भारतीय तेज गेंदबाजों की भी, की जिस तरह उन्होंने आक्रामक गेंदबाजी की, जिस एरियाज में गेंदबाजी की, तो बहुत ही लाजवाब था। जसप्रीत बुमराह शायद पुराने जसप्रीत बुमराह की तरह दिखे, और मोहम्मद शमी जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत शानदार गेंदबाजी की उन्होंने, और उमेश यादव ने भी उन्हें अच्छा सपोर्ट किया। तो कुल मिला के एक हाई क्लास मैं कहूंगा बॉलिंग देखने को मिल रही है, और उसके सामने बैट्समैनों का टेक्निक, पेशेंस, कंसंट्रेशन सब कुछ टेस्ट किया जा रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैच हो रहा है, और जैसा अभी सबा ने भी कहा कि मजा आ रहा है देखने में, एक कॉन्टेस्ट की हाई क्लास वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी हो रही है और उसके सामने विराट बल्लेबाजी कर रहे हैं या पुजारा तो सर्वाइव कर रहे हैं, तो देखने में मजा आ रहा है। यहाँ पर अभी मेरा एडवाइस भारतीय बल्लेबाजों को यही होगा कि शुरुआती 1 घंटा अगर वो नया बॉल को छोड़ सकें, थोड़ा छोड़ सकें, और उसके बाद थोड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी होगी, जिस तरह अब और विराट ने लास्ट इनिंग में खेली है। क्योंकि आप ऐसे विकेट पे ऑड बॉल आप देखते हैं कि उड़ जाता है, तो जो कई बार अनप्लेएबल हो जाता है, जहां पर बैट्समैन कुछ भी नहीं कर पाता, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आप जितने भी रन आपको मिल रहे हैं, अगर कोई लूज डिलीवरी मिल रही है, तो वहां पर एक अच्छे बल्लेबाज का आर्ट होती है कि वो उसको बाउंड्री के बाहर ही भेजता है। तो वही कहीं ना कहीं जरूरी है भारतीय बल्लेबाजों को पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलना, लेकिन शुरुआती 1 घंटा थोड़ा सा संभल कर खेलने की जरूरत है। और अगर भारत 1 घंटा विकेट नहीं खोता
तो राजीव भारत ये टेस्ट मैच जीत रहा है। सभा भाई तो बड़ा स्टेटमेंट राजकुमार सर ने दे दिया है, भविष्यवाणी भी कर दी कि हम टेस्ट मैच जीतने जा रहे हैं। बस टेस्ट मैच जीतने के लिए बल्लेबाजों को रन तो बनाने ही पड़ेंगे। कल एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखी, जब कीगन पीटरसन बल्लेबाजी कर रहे थे, या ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाज थे सभा भाई, वो ऑफ स्टंप का गार्ड लेके खड़े हो रहे थे। अब कल विराट को भी हम देख रहे थे, जब उनका ट्रिगर मूवमेंट हो रहा था, ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप पे चले जा रहे थे गेंद खेलने के लिए। क्या ये की होने वाला है कि आप ऑफ स्टंप पर कवर करके रखें, क्योंकि एक जो चांस होता है एलबीडब्ल्यू का, ऑलमोस्ट आप आउट कर देते हैं अगर आप कांटेक्ट आपका ऑफ स्टंप के बाहर हो रहा है। क्या ये टेक्निक जो अफ्रीका की देखिए, आप उसको सही मानते हैं, और क्या भारतीय बल्लेबाज अडॉप्ट कर सकते हैं ये चीजें? देखिए, ये बल्लेबाज तब इस्तेमाल करते हैं जब उनको लगता है कि ऑफ स्टंप पे जो बॉल जो पड़ रही है उसकी सीम पोजीशन जो भी हो, कोई बॉल अंदर आ जाती है, कोई बॉल बाहर निकल जाती है, तो वहां से ये जज करना कि कौन सी बॉल को मुझे छोड़ना है, कौन सी बॉल को मुझे खेलना है, आपको ऑफ स्टंप कहाँ पे है, ये पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बैटर्स के लिए। और मैं कल कमेंट्री भी सुन रहा था, हाशिम आमला ने बहुत बड़ी बात कही कि ऐसे पेस बॉलर्स जो डेक को हिट करते हैं, और वहां पर और कल आपने देखा होगा दोनों दक्षिण अफ्रीका और भारतीय सीमर्स ने स्क्रैम्बल सीम का उपयोग किया है। जब आप स्क्रैम्बल सीम से बॉलिंग करते हैं तो बैट्समैन के लिए लाइनअप करना बॉलर को बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको पता नहीं होता है कौन सी बॉल अंदर आएगी, कौन सी बॉल बाहर आएगी। इसी को नेगेट करने के लिए जो बैट्समैन है वो ऑफ स्टंप का गार्ड लेकर खड़े होते हैं। उनको पता है कि यहाँ से अगर बॉल अंदर भी आ गई तभी मेरा इम्पैक्ट जो है जो बॉल का लगेगा पैड पे, ऑफ स्टंप के बाहर रहेगा, वहां से छोड़ना आसान हो जाता है, और जो अंदर की गेंद है उसको फिर बैटर जो है वो ठीक प्रकार से खेल सकता है। उसके ऊपर से उछाल है, अगर आपको अंदर आने वाली गेंद पैड पे भी लग गई तब भी चांसेस ये होता है कि उछाल की वजह से वो बॉल ऊपर निकल जाएगी। तो ये अलग अलग तरह के जो फुटवर्क है या जो टैक्टिक्स है वो बैटर्स इस्तेमाल करते हैं। विराट कोहली, आपने सही कहा, उनका ट्रिगर मूवमेंट थोड़ा ज्यादा ऑफ स्टंप की तरफ हो रहा है, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर वाली बॉल को छोड़ें, ज्यादा बाहर वाली गेंद को चेज ना करे। तो ये कई बार बैटर्स जो हैं वो इस तरह का के फुटवर्क का, इस तरह की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। पर अंत में ये इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ पर कंफर्टेबल है। कीगन पीटरसन के बारे में आपने बात की, मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा है ये यंग बल्लेबाज। मुझे लगता है कि विराट कोहली के साथ साथ अगर किसी खिलाड़ी ने बहुत ही शानदार फुटवर्क के साथ काम तरीके से बैटिंग की है तो वो है कीगन पीटरसन, नहीं केवल इस टेस्ट मैच में पर पूरी की पूरी श्रृंखला में। जहां तक राजीव, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे जी विराट की बात पे, कि वो इनिशियली जब उससे गलती हो रही थी, वो इंग्लैंड में भी खेल रहे थे जब 2014 में भी, उसी को लेके बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अर्पन जी का है, मैं आपसे पूछूंगा राजकुमार सर ये सवाल। तो ऑस्टन उनका कहना है कि इंग्लैंड, तो वही लिखा है उन्होंने। मैं वहां पे क्लेरिफाई कर रहा हूँ आपको कि मैंने उसको बोला कि आप ऑस्टन पे पहुंच जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि सारी बॉलें मैं खेल सकता हूँ, तो वहां पर छोड़ने का नहीं हो रहा था। तो अभी अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा ऑफ मिडिल ऑफ पे है, वो जहां से उसे पता लग रहा है कि मेरा ऑफ स्टंप कहाँ है, और वो जो छठी स्टंप का बॉल है वो खेलने नहीं जा रहा है। तो वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया है कि बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप पे नहीं जाना है, आपको इधर रुकना है कि जिससे आप उसको कवर करके छोड़ सकें, वरना आपको पांचवी छठे स्टंप की बॉल भी लगता है कि आपको रीच में ही है और आप खेल जाते हैं और वो स्लिप में चला जाता है। इसी को लेकर राजकुमार सर सवाल था अर्पण जी का, जो आपने बताया कि वो पूछ रहे हैं कि राजकुमार सर, हमने इंग्लैंड में देखा था कि बैक एंड अक्रॉस मूवमेंट उनका फोर्थ स्टंप पे खत्म हो रहा था इंग्लैंड में। क्या यहाँ पर उन्होंने चीजें चेंज की हैं? शायद आपने जवाब दे ही दिया है कि आपने उनको समझाया है कि वहां तक ना जाएं, और इसी वजह से एरर थोड़े कम हो रहे हैं दक्षिण अफ्रीका दौरे पे, हमने देखा है। जो पहला टेस्ट मैच, मेरे समझाने से ज्यादा विराट खुद समझदार है और उन्हें पता लगता है कि मेरी गलती कहाँ पर है। तो हम डिस्कस जरूर करते हैं, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है और उन्हें मालूम होता है कि मेरे से गलती कहाँ पर हो रही है। अब इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद उसे पता है कि मतलब वो डिस्कस जरूर करता है मेरे से कि क्या हो रहा है। तो वहां पर जरूर डिस्कशन हुआ कि जैसे मैंने बताया कि ऑस्टम के बाहर जा रहे थे वो, तो अब वहां पर उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया। अगर आप देखें, अब बैक एंड अक्रॉस जरूर है, लेकिन वो बैक एंड अक्रॉस के बाद भी फ्रंट फुट जो है वो मिडिल ऑफ स्टंप पर है, ऑस्टम के बाहर नहीं जा रहा है या ऑस्टम पर नहीं जा रहा है। तो वो इससे कवर कर पा रहा है और छोड़ रहा है, और मैं आशा करता हूं कि आज वो इसी तरह पहला 1 घंटा इसी तरह नई बॉल को छोड़े और फिर वो पॉजिटिव बल्लेबाजी कर सकता है। हर्षजैन का सवाल है सभा भाई आपके लिए कि डू और डाई इनिंग्स होंगी कि क्या पुजारा, रहाणे और पंत के लिए? डू और डाई नहीं, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि सब लोग कंट्रीब्यूट करें महाराज जी। डू और डाई की बात हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर आवश्यक यह है कि
एक तो पहला सेशन आप खेल लें, उसके साथ साथ अगर भारत पूरे दिन बल्लेबाजी कर लेता है तो फिर तो 100% श्योर हो जाएगा भारत ये टेस्ट मैच जीत रहा है, क्योंकि इस समय रन रेट जो है काफी अच्छा है भारत का। 17 ओवर हुए हैं, उसमें 57 रन बना लिए हैं भारतीय बल्लेबाजों ने। इसका मतलब ये भी है कि दक्षिण अफ्रीका के ऊपर दबाव है, वो ना तो अटैक कर पा रहे हैं इस समय, ना तो वो डिफेंड कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि अटैक करना चाहिए, जो कल उन्होंने किया, और उसके वजह से रन्स काफी निकले हैं। मुझे लगता है आज वो फिर से प्रयास यही करेंगे कि कुछ हद तक वो जो इनसाइड आउटसाइड वाली जो फील्ड है वो सजा कर रखें। और पहला स्पेल दोनों का, मार्को यानसन और रबाडा का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डू और डाई मुझे लगता है पंत के लिए तो नहीं, रहाना पुजारा मे बी, और अगर आज ये दोनों प्लेयर्स अच्छी बैटिंग कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं केवल भारत ये टेस्ट मैच जीत लेगा, और पर आने वाले समय में इनका करियर भी एक्सटेंड हो सकता है। दो सवाल एक साथ अगर मैं लूं, कसार साहब का सवाल है, एक और हमारे व्यूअर का सवाल है राजकुमार सर, उनका पूछना है कि क्या चौथे दिन पिच टूटते हुए नजर आ रही है, और अगर टूट रही है पिच इस कदर तो क्या अश्विन का भी रोल हो जाएगा चौथी इनिंग में कुछ? देखिए, बहुत ज्यादा वियर एंड टेयर नहीं हुआ है अभी तक राजीव इस विकेट पर, और जो कि आशा थी, जिसके मद्देनजर भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की थी कि चौथे दिन, और सुनील गावस्कर की अगर आप पिच रिपोर्ट याद करें तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि तीसरे दिन के एंड में या चौथे दिन ये विकेट थोड़ा टूटने लगेगा। लेकिन अभी तक ऐसे कोई बहुत ज्यादा साइन नहीं आए हैं कि विकेट टूटा हो जिसमें बहुत ज्यादा स्पिन होने लगे। तो तभी आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका ने भी अपने स्पिनर का, महाराज को, बहुत ज्यादा ट्राई नहीं किया। अश्विन एक शानदार गेंदबाज हैं, बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, तो वो विकेट से अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प मिलेगा, और चौथी इनिंग में मुझे लगता है कि जरूर थोड़ा हेल्प मिलना चाहिए, तो उनका रोल जरूर आएगा गेम में। उससे पहले मैं चाहूंगा कि अश्विन कंट्रीब्यूट करें बल्ले से थोड़ा सा, और भारत की जो लीड है उसको लंबी करें, जिससे उनको भी बॉलिंग करने के लिए ज्यादा रन मिले। सवा भाई, यानसन की शानदार गेंदबाजी को देख के वसंत नारायण जी ने एक सवाल पूछा है। उनका ये पूछना है कि क्या भारतीय जो टीम मैनेजमेंट है, क्या लेफ्ट आर्म सीमर इंक्लूड करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अब दक्षिण अफ्रीका के पास भी ऐसा तेज गेंदबाज है जो वेरिएशन देता है और आपको इनडायरेक्टली फायदा भी देता है जब आप मैच में उतरते हैं मैदान पर। कितना, और उनका ये भी लिखना है कि नागवास वाला जैसे गेंदबाज हैं जिनको ग्रूम कर सकते हैं हम। ग्रूम किया जा रहा है वसंत जी, ऐसी बात नहीं है। नागसवाला अभी इंडिया ए टीम के साथ थे, उसके पहले भी एक नेट बॉलर के रूप में उनको रखा गया है टीम में। उसके साथ साथ हमारे पास कई युवा पेस बॉलर्स हैं, पर टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए उनको एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, वहां पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इंडिया ए में जब भी उनको मौका मिले वहां पर उनको अच्छा प्रदर्शन करना होगा, तभी उनकी जगह बन सकती है। सिर्फ नाम के लिए आप लेफ्ट आर्म सीमर को इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आपको फाइट करना पड़ेगा जगह के लिए। और इस समय जो भारत को जो बेंच स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया है पेस बॉलर्स को अगर देखा जाए। इमेजिन कीजिए कि आप ईशांत शर्मा इस समय टीम में नहीं खेल पा रहे हैं, तो आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा टफ होने वाला है यंग सीमर्स के लिए इस टीम में जगह बनाना। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे यंग सीमर्स हैं जो इस समय अच्छा कर रहे हैं भारत में भी। और डोमेस्टिक क्रिकेट में मुझे लगता है कि आने वाला, अब इस साल पता नहीं रणजी ट्रॉफी होने वाला है कि नहीं, पर चयनकर्ताओं की नजर जरूर होगी यंग सीम बॉलर्स के ऊपर, और उसमें कई सारे युवा लेफ्ट आर्म सीमर्स भी हैं। जी, एक सवाल और यहाँ पर है हर्ष जैन का, राजकुमार सर आपके लिए। उनका ये कहना है कि विराट शतक लगाएंगे, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं, और राजकुमार सर से कहिए कि पार्टी दे दें। बिल्कुल, शतक बनाने दीजिए तो पार्टी जितनी मर्जी आप दीजिएगा। ये तो खाबी पुलाव है। ये राजीव, उनको ये बता दिया जाए जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि राजकुमार जी करीब 10 साल हो गए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आप दुआ कीजिए कि वो 100 बनाए आज, और आज ही आप पार्टी लें। क्योंकि साझेदारियां बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इस मैच में सभा भाई। छोटी छोटी साझेदारियों पे फोकस होना चाहिए, आपको लग रहा है? हम बड़े स्कोर इंडिविजुअल ना सोचें, बल्कि छोटी छोटी साझेदारियां अगर बनाए तो ज्यादा बेहतर होने जा रहा है। हाँ, जिस तरह का विकेट है राजीव, ये कठिन है यहाँ पर विकेट। मैं मानता हूँ कि पिछले टेस्ट मैच से थोड़ा बहुत बेहतर है, पर शॉट्स लगाना या फिर लंबे समय तक बैटिंग करना उतना आसान होगा नहीं इस विकेट पर, और इसीलिए साझेदारियों का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर आप दक्षिण अफ्रीका में भी देखें तो जब बवूमा और पीटरसन बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि विकेट में जान नहीं है, बहुत आसानी से वो रन बना रहे थे, पर अचानक शमी ने आकर वो शानदार स्पेल डाला जहां पर 2 विकेट उन्होंने ले लिए। उसके बाद फिर से भारत ने वापसी कर ली। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि और ये सभी प्लेयर्स हमारे जो हैं इनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, उनको पता है कि इंडिविजुअल स्कोर से ज्यादा जरूरी ये है कि आप स्कोर बोर्ड टिक करता रहे, साझेदारियां बनती रहे, स्ट्राइक रोटेट होता रहे, तभी दबाव जो है वो दक्षिण अफ्रीका के ऊपर रहेगा। और यही काम पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, इवन
अश्विन और शार्दुल ठाकुर को भी करना होगा। जितने भी रन जोड़ेंगे आपके हित में रहेगा और आप फोर्थ इनिंग्स में आप ज्यादा कंफर्टेबल होकर आप फिर अटैक कर सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के ऊपर। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद भारतीय ओपनर्स पे बात करेंगे, क्योंकि पहला टेस्ट मैच और पहली पारी छोड़ दें तो ज्यादातर भारतीय ओपनर्स की टेक्निक यहाँ पर एक्सपोज हुई है। मयंक अग्रवाल हो चाहे के राहुल हो, इस पर आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders and change makers from across business, media, marketing and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IBM Podcast website, app or wherever you get your podcast from. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़े ढेर सारे सवाल सभा भाई मयंक अग्रवाल को लेकर आए हैं। क्या आपको लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी थी अपनी जगह एस्टैब्लिश करने की जो उन्होंने मिस कर दी है, और टेक्निक पर भी है कि बार बार एक तरीके से आउट हो रहा है वो? हाँ राजीव, मुझे लगता है कि अच्छे फॉर्म में भी थे जिस तरह से उन्होंने बैटिंग यहाँ पर की थी और जिस तरह से हर एक पारी में उनको शुरुआत मिली है दक्षिण अफ्रीका में भी, और इस पर बनता था कि वो एक बड़ा स्कोर खड़ा करे। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड सख्त हाथ से वो खेल रहे हैं और बैट स्पीड को जिस तरह से कंट्रोल करना चाहिए वो देखने को मिला नहीं है। पहली पारी में भी अगर आप उनका डिसमिसल देखें तो जिस तरह से वो ड्राइव करते हैं उस तरह से वो डिफेंड भी कर रहे हैं। तो उतने सख्त हाथ से उतने स्ट्रांग तरीके से अगर आप बैट स्पीड को बल्ले के बॉल के पास लाएंगे और थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा तो फिर वो मोटा बाहरी किनारा लगता है और कैच जो है वो स्लिप में दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि सॉफ्ट हैंड से जो आपको खेलना चाहिए डिफेंड करते समय वो देखने को मिला नहीं है। और जितना आप शरीर के नजदीक खेलेंगे, डिफेंड करेंगे आंखों के नीचे, तभी आप इस तरह के विकेट पर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो मयंक अग्रवाल को मुझे लगता है कि मौका जरूर था, वहां पर उन्होंने मौका गवा दिया है। पता नहीं आने वाले समय में कब फिर से मौका मिलेगा। और इसीलिए मैं वापस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये इस टीम में जगह बनाना 11 में खेलना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि इतने ज्यादा आपके पास कंपटीशन हो रहा है इस समय। वहां पर अगर आप चूक कर देंगे तो फिर बहुत कठिन हो जाता है वापसी करना इस टीम में। केएल राहुल को भी अगर हम देखें जिस तरह से वो पिछली पारी में आउट हुए, कल जिस तरह से वो आउट हुए, जिस बॉल पर वो आउट हुए वहां पर पैर उनका चला नहीं। और यहाँ पर ये एक ऐसा विकेट है जहां पर हर बॉल पर आपको एकाग्रता बनाकर बल्लेबाजी करनी होगी और हर बॉल पर आपका मूवमेंट जो है, जो फुटवर्क जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए, नहीं तो फिर आप पल्ला शॉट खेल देते हैं। सब राजकुमार सर, क्योंकि सिर्फ मयंक अग्रवाल की बात क्यों हो, के राहुल की बात क्यों ना हो? क्योंकि पिछली 3-4 सीरीज अगर आप देखें, एक शतक लगाते हैं फिर पूरी सीरीज वो फ्लॉप रहते हैं। वो चाहे आप इंग्लैंड देख लें या ऑस्ट्रेलिया देख लें, अब हम साउथ अफ्रीका देख रहे हैं, पहले टेस्ट मैच में उन्होंने शतक लगाया और उसके बाद से लगातार वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ओपोनेंट टीम उनको रीड कर लेती है और उसके बाद वो आउट होने का सिलसिला उनका शुरू हो जाता है। राजीव देखिए, ओपनिंग एक स्पेशलिस्ट जॉब है और कहीं ना कहीं केएल राहुल कभी कभी लगता है कि बहुत शानदार उनकी टेक्निक है और वो नेगेट कर लेते हैं नई बॉल को, लेकिन कभी कभी लगता है कि उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्वालिटी बॉलिंग जब नया बॉल से हो रही होती है। और ये हुआ, अभी पहली इनिंग को छोड़ दें तो काफी मुश्किलों में दिखे हैं वो, और जिस तरह वो आउट हुए हैं उनका भी रिपीटेडली सेम तरीके से वो आउट हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक शानदार खिलाड़ी हैं वो और भारतीय टीम को बहुत आशाएं हैं उनसे कि जिस तरह उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही है कप्तानी की और वाइस कैप्टन बनाया गया, तो कहीं ना कहीं जरूरत है उन्हें काम करने की नई बॉल पे और क्वालिटी बॉलिंग पे, कि जिस तरह वो उनका पैर नहीं जा रहा है और थोड़ा सा वो खुल भी जा रहे हैं जहां पे बॉल स्लिप में जा रहा है, तो जरूर राहुल द्रविड़ वहां पर हैं, वो इन दोनों ओपनर्स के साथ काम करेंगे और उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि साइड ऑन रहकर कैसे खेला जाता है आउट स्विंग को। सभा भाई, लेकिन राहुल द्रविड़ के लिए आपको नहीं लग रहा मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं? पहले मैदान के बाहर की मुश्किलें थी, अब बल्लेबाजों की टेक्निक लगातार एक्सपोज हो रही है जिसपे उनको काम करना पड़ेगा। आप हमेशा कहते हैं कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, बट एक्चुअली टेक्निक पे काम करने की भी जरूरत है, खासतौर से हमारे ओपनर्स को। राजीव, राहुल द्रविड़ तभी स्टेप इन करेंगे जब उनको लगेगा कि एक पैटर्न है एक बल्लेबाज के डिसमिसल में। अदरवाइज वो ज्यादा टेक्निक के साथ छेड़खानी करते नहीं है। ये मैंने अंडर 19 में भी देखा है, ये मैंने इंडिया ए में भी देखा है। हाँ, टेम्परामेंट को की अगर हम बात करें तो वहां पर वो जरूर बात करेंगे, मानसिकता की अगर हम बात करें तो वहां पर वो जरूर बात करेंगे, कम्युनिकेशन वो मेंटेन करके रखते हैं और उनको हमेशा ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्लेबाजी करने के लिए तकनीक एक फैक्टर है, पर वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है।
उससे ज्यादा फैक्टर ये है कि आपकी तैयारी किस तरह की हो रही है और आपकी फोकस क्या है हर एक बॉल खेलने के पहले। पिछले वाली बॉल को भूल जाना, आने वाली बॉल पर ध्यान देना, यही आपको डिफाइन करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और ये अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपके बल्लेबाजी में ज्यादा कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, जो इस समय चाहे वो केएल राहुल हो या फिर मयंक अग्रवाल हो, इन दोनों की बल्लेबाजी में देखने को मिल नहीं रही है। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मयंक अग्रवाल जितनी बार वो आउट हो रहे हैं, वो जोर से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सख्त हाथ से खेल रहे हैं। अगर राहुल द्रविड़ को भी यही लग रहा होगा तब वो जरूर उस पर बात करेंगे कि थोड़ा बहुत आप और अपने बैट स्पीड पर कंट्रोल करें, ताकि जब आप डिफेंड करने जा रहे हैं तो फिर आप सॉफ्ट हैंड से खेले। तो इन सब बातों पर ध्यान देना होगा, पर ज्यादा तकनीक मुझे लगता नहीं है कि राहुल द्रविड़, वो भी श्रृंखला के बीच में तो कभी भी नहीं। अर्पण का एक सवाल है राजकुमार सर, वो मयंक अग्रवाल को लेके कि बहुत ज्यादा वाइड बॉल क्रिकेट खेलने की वजह से आपको लगता है क्या कि जो बैट स्पीड है बहुत तेज आ रहा है और उसमें काम करने की जरूरत है टेस्ट क्रिकेट में, खास तौर से अगर आप खेल रहे हैं तो? बिल्कुल राजीव, अभी जैसे सभा भी कह रहे हैं, वही बात अर्पण जी भी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाइड बॉल से जब आप खेलते हैं तो आपको आउटसाइड द ऑफ स्टंप भी बॉलें वो खेलनी होती हैं, क्योंकि आप उस समय रन्स देख रहे होते हैं। टेस्ट क्रिकेट थोड़ा सा डिफरेंट बॉल गेम है और यहाँ पे आपको काफी बॉलें छोड़नी पड़ती हैं। मेरा मानना है कि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल दोनों शानदार बल्लेबाज हैं राजीव। थोड़ा सा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को भी कि उन्होंने बहुत अच्छे से उनको टेस्ट किया है और विकेट्स भी काफी हेल्पफुल मिली हैं उनको। और अगर देखें, भारत पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी भी करता रहा है, तो काफी मतलब टेस्टिंग भी हुई है हमारे ओपनर्स की। और कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की हमेशा जरूरत होती है किसी भी खिलाड़ी को। लेकिन हाँ, मैं क्रेडिट साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों को भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे एरियाज में इन दोनों को गेंदबाजी की है। पृथ्वी शॉ एक और बैट्समैन थे, आपको याद होगा सभा भाई, बहुत धमाकेदार टेस्ट क्रिकेट में आगाज किया था, बट जो प्रॉब्लम थी टेस्ट क्रिकेट में, क्या वही प्रॉब्लम आप मयंक में भी महसूस कर रहे हैं या के राहुल में भी? देखिए, अलग अलग तरह के इश्यूज सामने आते हैं जब आप रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, वो भी इस तरह के चैलेंजिंग कंडीशंस में। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर रन बनाना बहुत मुश्किल है राजीव। यहाँ पर अगर रन बना लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया है। और इसी वजह से चाहे दक्षिण अफ्रीका हो या फिर इंग्लैंड हो, ये दो ऐसे कंडीशन है जहां पर रन बनाना बहुत कठिन हो जाता है। वो एक अलग बात हो गई। पर मुझे ये भी लगता है कि अगर आपके पास आपका बेस सॉलिड है, अगर आपके बेसिक्स करेक्ट हैं, तब आप वहां पर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, तब आप वहां पर और ज्यादा टाइट होकर बैटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आपको जो फ्रेम है वो ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से पेस बॉलर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगर लोडिंग सही हो रही है, अगर आपका फ्रेम इतना ही में है, तभी आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे। और यही वाली प्रिंसिपल बैटिंग में भी आती है कि अगर आपका हाथ जो है वो बॉल के करीब है, शरीर के करीब है, अगर आप बॉल को वॉच कर रहे हैं, बॉल को नजदीक खेल रहे हैं अपने शरीर के, तभी आप रन बनाएंगे। बैट स्पीड बहुत जरूरी है, बैट स्पीड होना चाहिए, तभी आप पावर जनरेट करते हैं। पर बैट स्पीड कब सही होनी चाहिए, वो आपको डिफाइन करता है। विराट कोहली के बैटिंग में अगर आप देखें तो वो बैट स्पीड भी है, जब वो पुश करते हैं, जब वो चेक ड्राइव खेलते हैं तो बॉल में वो गति आ जाती है। वही कुछ पीटरसन के बल्लेबाजी में भी देखने को मिला। पर कब डिफेंड करना है, कब आपको पुश करना है, ये डिसाइड करना आपके हाथ में है। तो चाहे वो पृथ्वी शॉ हो या फिर मयंक अग्रवाल हो, इन दोनों को यही डिसाइड करना है कि कब आपको डिफेंड करना है और कब आपको उस प्रकार के एग्रेसिव या फिर अटैकिंग शॉट्स खेलने हैं। क्योंकि साझेदारियां बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है केप टाउन टेस्ट मैच में। राजकुमार सर, एक सवाल है अश्विनी झा का, उनका पूछना है कि अश्विन अगर बेहतर बैट्समैन है तो हर गेंद पर वो शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, क्या इस वजह से वो कोई बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे? हालांकि जब वो शतक भी लगा चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, और जब वो बैटिंग करते हैं तो बड़ा ग्रेस नजर आता है उनकी बैटिंग में। बिल्कुल अच्छी टेक्निक है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पॉजिटिव ज्यादा होकर बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्राइंग कंडीशंस हैं, विकेट्स, उन्हें लगता है कि जो भी बॉल मिल रही है उस पर मैं रन बना लूं, कोई अनप्लेबल बॉल नहीं आए। तो उस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से वो शायद बल्लेबाजी कर रहे हैं। और थोड़ी सी जरूरत है कि अगर वो रुककर खेलेंगे तो वो बहुत यूजफुल बल्लेबाज हैं और बड़ा अच्छा उनका टेक्निक है। ऐसी कंडीशंस में भी खेलने को अगर आप देखें तो जब वो खेल रहे होते हैं तो बिल्कुल एक प्रॉपर बल्लेबाज ही नजर आता है कि एक प्रॉपर बल्लेबाज खेल रहा है। तो अगर वो थोड़ी देर खड़े रहेंगे, थोड़ा अच्छी बॉलें छोड़ के खेलेंगे तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। स्पेशली इस टेस्ट मैच में उनकी बल्लेबाजी की भी जरूरत पड़ेगी भारत को। सबा भाई, एक सवाल बड़ी देर से आ रहा है, मैं एक तुमसे गुजारिश करूंगा कि रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप एक बार सवाल लिखें, हम सवाल जरूर लेंगे अगर हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब क्योंकि बैटिंग पे बात हो रही है तो रोहित शर्मा पे आया कि क्या भारतीय टीम रोहित शर्मा को मिस कर रही है? इंग्लैंड में बहुत स्विंगिंग कंडीशंस में उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। देखिए, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनको जिस
जिस तरह से भारत ने पिछले टेस्ट मैच में विराट कोहली को मिस किया, उसी प्रकार से रोहित शर्मा को भारत मिस कर रही है। और ये सिर्फ भारतीय टीम के साथ नहीं है, हर एक टीम में इस तरह के मसले आते हैं जब खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, उसको मौका मिलता नहीं है खेलने के लिए। तो बात तो यही है कि बड़ी टीम तभी है जब वहां पर इस तरह के एब्सेंस को भी आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर आप नई टीम के साथ या नए खिलाड़ी के साथ मैदान में उतरते हैं। रोहित शर्मा ने जिस तरह की बैटिंग की थी इंग्लैंड में, उन्होंने दर्शाया था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर आप अच्छा कर रहे हैं, वो फॉर्म को आप रेड बॉल क्रिकेट में भी ला सकते हैं, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा धैर्य और संयम के साथ बैटिंग करनी होगी। और ये बहुत बड़ा सबक है यहाँ पर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के लिए भी, कि जिस तरह से बहुत बड़ा परिवर्तन रोहित शर्मा ने अपने बल्लेबाजी में वो लेकर आए थे इंग्लैंड में, जहां पर कंडीशंस इससे भी ज्यादा टफ थे, वो दर्शाता है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं और अगर आप तैयार हैं लंबे समय तक क्रीज पर खड़े रहने के लिए और अपने शैली के विपरीत बल्लेबाजी करने के लिए, तभी आप टेस्ट मैचेस में इन चैलेंजिंग कंडीशन में रन बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सबक था वो ओपनर्स के लिए, भारत के ओपनर्स के लिए जो इस समय खेल रहे हैं। पीटरसन ने भारतीय गेंदबाजों की बहुत तारीफ की राजकुमार सर। उनका ये कहना है कि भारतीय जो पेस बॉलिंग अटैक है वो इतना चैलेंजिंग है कि उन्होंने अपने जो भी करियर रहा है इतना खतरनाक बॉलिंग अटैक नहीं देखा है, जो हर गेंद पे आपको चैलेंज करते हैं और हर गेंद पे अगर आप जरा सा भी आपका कंसंट्रेशन टूटता है तो आपको आउट करने का मादा रखते हैं। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी की है और जिस तरह से इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम को वापस लेके आए? बहुत शानदार गेंदबाजी की है राजीव, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है पीटरसन की तरफ से, क्योंकि वो काफी चैलेंजिंग फास्ट बॉलिंग खेलते रहे हैं, लेकिन जिस तरह का अटैक भारतीय तेज गेंदबाजों ने किया है वो देखकर वाकई में बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है देखकर। बुमराह और शमी और उमेश ने जिस तरह हॉस्टाइल गेंदबाजी की है, और विकेट थोड़ा सा हेल्पफुल जरूर है, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी बॉलें खिलाई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी बॉलें खिला रहे हैं बल्लेबाजों को और मजबूर कर रहे हैं कि इस विकेट पे आप आगे खेले या पीछे खेले। वो डिसाइसिव जो लेंथ है, हार्ड लेंथ पे भी उन्होंने डाला, आगे भी डाला, गुड लेंथ भी। तो बहुत शानदार गेंदबाजी की है, और ये एक बहुत अच्छी खबर है भारतीय क्रिकेट के लिए कि अब भारतीय तेज गेंदबाजों की बात होती है, जहां अक्सर पहले भारतीय बल्लेबाजों की ही बात होती थी। सभा भाई, अगर आपको बल्लेबाजी करना पड़े तो आप किस बॉलिंग अटैक के सामने खेलना पसंद करेंगे? रबाडा, यानसेन, लुंगी के अगेंस्ट, या शमी, बुमराह और उमेश यादव के अगेंस्ट? मैं प्रेफर करूंगा राजीव मिश्रा और राजकुमार शर्मा को खेलना। वो भी पाटे विकेट पर। देखिए, आज के टीम अटैक में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो बैकअप बॉलर्स हैं वो भी बहुत शानदार हैं। और ये बहुत बड़ा अंतर है मुझे लगा दक्षिण अफ्रीका के पेस बॉलिंग अटैक में और भारतीय सीम बॉलिंग अटैक में। तो कोई रिस्पाइट नहीं है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के बैटर्स के लिए। आपके पास मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह है, इस मैच में उमेश यादव खेल रहे हैं, शार्दुल ठाकुर ने भी शानदार गेंदबाजी की है, वो भी 125 और 130 के बीच में की गति से बॉलिंग करते हैं, बॉल को कितने शानदार तरीके से वो हिलाते हैं। तो 4 पेस बॉलर्स अगर आपकी टीम में हो जो आपको कोई भी सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहे हैं, तो उस वजह से खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका में अगर हम देखें तो उनके 2 प्रीमियर बॉलर्स हैं, मार्को यानसेन और रबाडा। उसके अलावा जुआन ओलिवर ने विकेट लिया है पर उतने ज्यादा थ्रेटनिंग लगे नहीं है। लुंगी अंगीडी भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पर वो कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा लगता है कि हर बॉल पे वो विकेट ले लेंगे। भारतीय सीम बॉलर्स में और दक्षिण अफ्रीका के पेस बॉलर्स में ये बहुत बड़ा अंतर है कि हमारी जो बॉलिंग यूनिट है पेस बॉलर्स की, वो करिश्माई है, उसमें वो पैनापन है, उसमें ऐसा लगता है कि हर ओवर में कोई ना कोई बॉलर जो है विकेट ले लेगा। दक्षिण अफ्रीका में वो बात नहीं है। इसी वजह से ये जो पहला स्पेल है आज का रबाडा और मार्को यानसेन का, अगर विराट कोहली, पुजारा ये स्पेल खेल लेते हैं, तब मुझे लगता है कि भारत को आसानी होगी बड़ा स्कोर खड़ा करने में दूसरी पारी में। राजकुमार सर, कल हमने देखा कि कुछ एजेस जो है, खासतौर से जो पहला सेशन था, कैरी नहीं कर रहे थे। ऑलमोस्ट 10 से 12 एजेस लगे जो कैरी नहीं किए। थोड़ा आपको लग रहा है स्लिप कॉर्डन को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे से मैच आगे जा रहा है थोड़ा पिच स्लो होती जा रही है, एजेस कैरी नहीं कर रहे थे, कल हम देख रहे थे। क्या आपको लग रहा है विराट को आप सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा स्लिप कॉर्डन को थोड़ा सा क्लोज ले आए? राजीव, मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी काफी हद तक विकेट कीपर की होती है, और सभा बेहतर बताएंगे कि विकेट कीपर ज्यादा अच्छे से स्लिप्स को एडजस्ट करता है। और जहां तक एजेस की बात है तो मुझे लगता है कि सेकंड स्लिप थोड़ा सा आगे आने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर फर्स्ट स्लिप में तो कैरी करेगा जब अगर आप ड्राइव मारेंगे या बैकफुट से भी। सेकंड स्लिप में आप डिफेंड करते हुए जो बॉल जाता है वो एट टाइम्स कैरी नहीं करता है। शायद सभा मेरे साथ एग्री करें। सही कह रहे हैं राजकुमार, क्योंकि विकेट कीपर डिसाइड करता है कि स्लिप कॉर्डन कहाँ पर खड़ा होगा, और सेकंड स्लिप जनरली जहां विकेट कीपर खड़ा होता है
उसी के लाइन में खड़ा होता है वो। और अगर ऋषभ पंत को ये लगेगा कि जो बॉल नॉर्मल बॉल जो है वो आगे गिर रही है या फिर उनके वेस्ट हाइट पे नहीं आ रही है, तभी स्लिप जो है थोड़ा बहुत ऊपर होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है आगे आने की। देखिए, अगर आप सॉफ्ट हैंड से बैटर खेल रहे हैं तो वो जो एजेस हैं वो कैरी करते नहीं है, पर अगर बैटर पुश करता है, वहां पर जो आउटसाइड एज है वही स्लिप में जाता है। जिस तरह के कैचेस कल पकड़े हैं विराट कोहली, पुजारा ने, वैसे तो लग रहा है कि जो एजेस हैं वो अभी तक कैरी कर रहे हैं। एक दो गेंदें जो हैं वो सामने जा रही हैं, पर अंत में निर्भर करेगा पंत के ऊपर। दो प्रेडिक्शन आए हैं, फटाफट ले लेते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं चैट। एक तो हर्षैन कह रहे हैं कि 300 का टारगेट देगी राजकुमार सर भारतीय टीम, और हमारे पृथ्वी एक और व्यूअर उनका कहना है 275 रन का टारगेट मिलेगा दक्षिण अफ्रीका को। किसके साथ जाएंगे आप? देखिए, 275 से ऊपर कुछ भी होगा तो वो भारत के लिए अच्छा होगा, और मैं चाहूंगा कि भारत वहां तक 200 रन यहाँ से बनाए जरूर, तभी एक चैलेंजिंग टोटल होगा ये साउथ अफ्रीका के लिए। शोभा भाई? मैं तो चाह रहा हूँ कि भारत पूरे दिन बल्लेबाजी कर ले बस राजीव, क्योंकि ये सुनहरा मौका है जो भारतीय सीमर्स ने इंडियन बैटर्स को दिया है। अब ये निर्भर करता है बल्लेबाजों के ऊपर। पूरी जान से बल्लेबाजी कीजिए, एकाग्रता के साथ बैटिंग कीजिए। और यहाँ पर टारगेट देने की बात नहीं, यहाँ पर बात ये है कि भारत कब तक बैटिंग करता है। भारत को पूरी बैटिंग करनी होगी। अभी भी 3 दिन बाकी है टेस्ट मैच में। बिल्कुल, और शोभा भाई मुझे ही लग रहा है कि वो हाईलाइट भी देखनी चाहिए। अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर ने जो बैटिंग की थी केप टाउन में, वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट क्रिकेट में साझेदारी जो मैंने देखी कम से कम, वो कमाल की बैटिंग थी सचिन तेंदुलकर और अजहरुद्दीन की। तो वो हाईलाइट भी बहुत इंस्पायर करेगी भारतीय बल्लेबाजों को। बहुत बहुत शुक्रिया शोभा भाई आपका, राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun talks to the co-founder of Sleepy Owl Coffee, Arman Sood, about how he markets coffee to a generation that was raised on drinking tea. On Postcards from Nowhere, Utsav narrates an intriguing story that connects Shimla, rare books, and the American Declaration of Independence. On Agla Station Adulthood, meet writer Priyam Saha. She tells Ritasha and Ayushi about the overly romanced concept of life in the city. On a show about crypto, Rohan figures out what Web 3.0 is with the co-founder of Vault, Darshan Patija. And on Smarter with Sid, Siddharth takes us through the journey of the BlackBerry and what its future is. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. You can have a list of all of our shows at ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood. Or not. Choose motherhood. Or not. You'll learn to define your personhood. Earn a livelihood. Change the neighborhood. And get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha. And me, Ayushi. On a journey from station starting point. To station, what now? Next station, Pudin Station. And hopefully, Agla Station, Adulthood. Fresh episodes out every Thursday.